तो पिछले लेक्चर पर हम लोगों ने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास, उसके दो पार्ट हमने पढ़े, दो लेक्चर पर पढ़ा और सेंटर ऑफ मास ज़्यादातर क्लियर हो चुका है। अब सेंटर ऑफ मास में कुछ डेरिवेशन बचे हैं, जैसे कोन का, यहाँ पर डिस्क का, तो वो डेरिवेशन का हम लोग क्या करेंगे, एक लेक्चर में उसको पढ़ेंगे एक साथ। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें रोटेशनल मोशन भी पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास पढ़ना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रोटेशनल मोशन को पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ये समझिए कि पूरे 11th के पूरा फिजिक्स में सबसे जो टफ़ सब्जेक्ट में से आता है, टफ़ पोर्शन में, वो रोटेशनल मोशन आता है। उसकी वजह ये है कि टफ़ है नहीं, एक्चुअल में लोग भागते हैं। जब तक लीनियर मोशन होता है तब तक लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, एस है, टी है, वी है, एक्सेलरेशन है। लेकिन जैसे ही वो एस थीटा बनता है, जैसे ही वो ओमेगा हो जाता है, जैसे ही वहाँ पर आई आ जाता है और अल्फ़ा आ जाता है, तो ये लगता है कि यार ये विजुलाइज़ करना पड़ जाता है ना। तो सबसे पहले इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से। तो आज बात करेंगे रोटेशनल मोशन की, और रोटेशनल मोशन में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा रिजिड बॉडी, कि आखिर रिजिड बॉडी होता क्या है। तो रिजिड बॉडी का मतलब, मान लीजिए कोई हमारे पास एक आर्बिट्रेटरी शेप हमने ले लिया और इस शेप में मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है। अगर इन दोनों पॉइंट्स के जो डिस्टेंस है इसके बीच की, वो कभी भी चेंज नहीं हो रही, या फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ये बॉडी कहलाएगा रिजिड बॉडी। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in a body does not change, it is called rigid body। किसी भी बॉडी के अंदर कोई दो पॉइंट ले लीजिए, उन दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, उनके बीच में जो पहले डिस्टेंस थी हमेशा से वही बनी हुई है, वो कहलाता है रिजिड बॉडी। क्लियर? बॉल, हाँ, वो रिजिड बॉडी नहीं है। हाँ, जो स्पॉन्ज होता है उसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ आपने उसको प्रेस कर दिया, मान लीजिए रबर है, हाँ, रबर को आपने प्रेस कर दिया तो क्या हुआ, दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस था वो चेंज हो चुका, अब वो रिजिड बॉडी नहीं है ना। तो हम यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं वो रिजिड बॉडी की ही स्टडी करने वाले हैं, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना हो, चाहे सेंटर ऑफ मास पढ़ना हो, क्योंकि अगर उसमें रिलेटिव मोशन होगा तो सेंटर ऑफ मास भी बदलेगा, उसका बार बार चेंज होगा और हमें वो पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना रिजिड बॉडी। अब बात करते हैं कि मोशन की बात करते हैं। मोशन, तो देखो दो मोशन है, दोनों का कंपैरिजन समझ लो ध्यान से। एक होता है ट्रांसलेशन मोशन और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन, समझिएगा इसको। मान लीजिए कोई एक बार है, कोई रॉड है आपके पास, और इस रॉड पर दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इसको हमने क्या किया, डिस्प्लेस किया, आगे लेकर गए, और ये पॉइंट आगे चला गया, ये पॉइंट भी आगे चला गया, और ये दोनों पॉइंट यहाँ पर पहुँच गए। अब ये पॉइंट ए है और यही पॉइंट बी है। अगर इन दो पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस क्या हो, वो चेंज ना हो, और पाथ क्या हो, पाथ वो क्या हो, वही स्ट्रेट लाइन हो, पैरेलल हो, है ना। और दूसरी बात, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये, यानी ए बी, ए डैश बी डैश, ए बी इज़ पैरेलल टू ए डैश बी डैश, ए बी इज़ पैरेलल टू ए डैश बी डैश, देन कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेशन मोशन।
जैसे मैं इसका एग्जांपल दे बताता हूँ, रोटेशनल से कंपैरिजन करेंगे तो समझ में आएगा। मान लो ये रहा हमारे पास एक बार, वही है ए और बी, ए बी। आपने ए पॉइंट को फिक्स कर दिया, जिसको हम कहते हैं पाइवोट भी करना, पाइवोट करना, PIVOT, पाइवोट करना। इसको अगर फिक्स किया और इधर आपने फोर्स लगाया तो क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा। तो मान लीजिए वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। अब यही पॉइंट क्या बन गया, यहाँ बन गया बी डैश। तो देखिए जो लाइन है वो एक लाइन मैं ये ड्रॉ कर दूँ AB, और एक लाइन में ड्रॉ कर दूँ ए बी डैश। तो क्या AB इज़ पैरेलल टू A डैश B डैश है? ये लाइन इसके पैरेलल है? नहीं है। लेकिन क्या ये लाइन इसके पैरेलल है? यहाँ आप A को ही तो A डैश रहेगा, चेंज हुआ नहीं। तो मैंने या आप A कहिए या फिर क्या कह दीजिए, A डैश कह दीजिए, क्योंकि यहाँ तो चेंज हुआ था पॉइंट, तो मैंने A डैश कह दिया था। तो देखिए मैं चेंज, आप दोनों में डिफरेंस समझिए। AB जो लाइन थी वो A डैश B डैश के पैरेलल है, क्या इसमें पैरेलल है? नहीं है। तो जब ये डिफरेंस आए, जब इसमें पैरेलल हो तो वो होता है ट्रांसलेशन मोशन, और जब क्या हो, पैरेलल ना हो तो कहलाता है रोटेशनल मोशन। ठीक। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेक्टिलिनियर और दूसरा होता है कर्वीलिनियर। फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर और दूसरा है कर्वीलिनियर। इन दोनों के बारे में समझिए, बोर्ड पर देखिए, समझिए, नोट कीजिएगा। मैं मोशन करके दिखाता हूँ। जैसे ये रहा और यही पॉइंट A है, यही पॉइंट B है, वैसे लिया हमने, और ये ट्रैवल करके आगे पहुँचा, ये भी ट्रैवल करके आगे पहुँचा, ये बार यहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया A डैश, ये पहुँच गया B डैश। AB जो AB है वो A डैश B डैश के पैरेलल है, तो ये तो ट्रांसलेशन होगा ही होगा। लेकिन जो पाथ है, पाथ वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन है। पाथ क्या होगा इसमें, स्ट्रेट लाइन हो, तो वो कहलाता है रेक्टिलिनियर। नहीं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैटर नहीं करता। क्या होगा, अगर इनका पाथ जो डॉटेड लाइन है ना, वही पाथ है, A से A डैश गया वो पाथ हुआ, B से B डैश गया वो पाथ हुआ, तो पाथ क्या हो गया, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। अब मान लीजिए मैं एक ड्रॉ करता हूँ, इसी में ये रहा A पॉइंट B पॉइंट, और ये पैरेलल लाइन है, और यही पहुँच गया यहाँ पर A डैश B डैश, और अभी भी क्या है, A B से पैरेलल है, यानी यहाँ भी AB इज़ पैरेलल टू A डैश B डैश है, जैसे इसमें था। इसमें भी क्या था, AB इज़ पैरेलल टू A डैश B डैश है। लेकिन चेंज क्या होगा समझिएगा, कर्वीलिनियर में क्या होगा, ये जो पाथ स्ट्रेट लाइन से गया था ना, अब वो पाथ कर्वेचर में चला जाए। कोई भी लाइन, मतलब इसके पैरेलल ही जाएगा वो, जब भी जाएगा तो इस तरीके से ये चला गया। तो जो पाथ मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है वो पाथ क्या है, कर्व है, इसलिए कहलाता है कर्वीलिनियर। और यहाँ पर जो पाथ है डॉटेड लाइन से वो क्या है, स्ट्रेट। लेकिन एक कंडीशन कॉमन है, हाँ, दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं, इसीलिए ये दोनों इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, बाकी रोटेशनल मोशन तो हम समझ ही गए आप लोग। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने मोशन के बारे में जाना, कैसा मोशन होगा। अब समझते हैं कि हमें रोटेशनल मोशन पढ़ना है ना। तो रोटेशनल मोशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सर्कुलर मोशन जानना ज़रूरी है ना। सर्कुलर मोशन के जितने भी सिंबल हैं उनको जानना ज़रूरी है ना। तो बहुत आसानी से, अच्छा, किसी नए टॉपिक को पढ़ने के लिए ने
पुराना पढ़े हुए टॉपिक से अगर एनालॉगी करके मिलाया जाए तो उसको समझना आसान होता है। जैसे मैं यहाँ एनालॉगी लूँगा एक लीनियर मोशन और साथ ही साथ एंगुलर मोशन। देखिएगा, लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ डायग्राम से भी समझते चलते हैं। चलिए, तो ये हो गया सर्कुलर मोशन हमारा, और ये हो गया इसका सेंटर, और यहाँ पर आप किसी पॉइंट ए पर थे, यहाँ से डिस्टेंस है r, इसका रेडियस। अब ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए वो पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी तक पहुँच गए, ए से चले और पॉइंट बी तक पहुँच गए, तो ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया ए बी, ये है इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए बी, और जो एंगल उसने ट्रेवल किया, एंगल थीटा, ये कहलाएगा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये किस में होता है, ये होता है रेडियन में। दूसरा टर्म कौन सा होता है, मान लीजिए इसमें दूसरा टर्म है हमारे पास वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। ये है लीनियर वेलोसिटी, यानी a से b जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पर यूनिट टाइम वो होता है लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ पर वही टर्म हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या यूनिट होता है इसका, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या चीज़, हाँ स्मॉल बना दीजिए, वो तो मैंने वैसे लिख दिया है, RAD स्मॉल में लिखा जाएगा। यहाँ पर जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो होता है ए होता है ना। अच्छा, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है लीनियर एक्सेलरेशन, वो दो तरीके का होता है। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कैसे, याद करिए, मैंने आपको पढ़ा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर का मोशन v जो है वो यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है और ट्रैवल कर रहा, फिर भी कहते हैं कि भाई इसमें एक्सेलरेशन है। कैसे, मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन बदलता है। कोई भी ब्लॉक जब, अच्छा डायरेक्शन कैसे बदल गया, पॉइंट ए पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए एक डायरेक्शन, पॉइंट बी पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए दूसरा डायरेक्शन, और जब डायरेक्शन बदलेगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। और जब एक्सेलरेशन वो वर्क कर रहा है, वो कैसा होता है एक्सेलरेशन, वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। सेंटर के तरफ जो एक्सेलरेशन होता है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन में दो टाइप के एक्सेलरेशन हम लोगों ने पढ़े हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से। एंगुलर एक्सेलरेशन वो होता है अल्फा से, ठीक है, इसे कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आगे समझिए, ये जो एक्सेलरेशन होता है वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह क्या है। जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़े हैं, फिर डायनेमिक्स पढ़े। काइनेमेटिक्स में मोशन पढ़ते हैं, डायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, उसकी वजह को पढ़ते हैं, है ना। तो इसका जो मेन वजह क्या है, कॉज क्या है इसका कॉज होता है फोर्स, जिसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका कॉज क्या होता है, इसका कॉज होता है यहाँ पर टॉर्क, जिसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी वजह होगा F, इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, इस एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा होगा, टॉर्क होगा। अब यहाँ पर फोर्स और एक्सेलरेशन में जो रिलेशन होता है वो होता है F m × a, न्यूटन सेकंड लॉ से m × a। टाउ के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है I × अल्फ़ा। अब समझिएगा, देखिए a की जगह तो a है और यहाँ एक्सेलरेशन की जगह अल्फ़ा है, यहाँ मास है, m क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, मास, और यहाँ I क्या है, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हमें आगे इसमें पढ़ना है। एक टर्म और डिस्कस कर लेते हैं, वो होता है मोमेंटम। मोमेंटम जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें वही टर्म आ जाता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो देखिए एनालॉगी हो गया, कैसे हमको इसके डिफरेंट टर्म्स को याद करना है लीनियर और एंगुलर में, क्योंकि ये देखो सबको रटा रटाया है, सब पढ़े हुए हैं एकदम, ये वाला याद नहीं होता। तो जब हम इसको याद रखेंगे ना तो इसको कंपेयर करके इसको फ़ौरन फाइंड कर लेंगे। अब ज़रा अपने इसमें समझते हैं कि आखिर ये टर्म कैसे इसमें डिफाइन किए जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ए से बी ट्रेवल किया वो कहलाता है लीनियर मोशन, और वही क्या होगा, ए से बी ट्रेवल किया लेकिन जितना थीटा उसने ट्रेवल किया एंगल, वो कहलाएगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो है R1, समझिएगा R1, और कोई पॉइंट यहाँ था A डैश पर, वो ट्रेवल करके गया यहाँ पर B डैश पर। अच्छा एक बात है, मान लीजिए ये पूरा डिस्क है, तो डिस्क पर हर पॉइंट एंगुलर मोशन करेगा। अगर डिस्क रोटेट करेगा तो हर पॉइंट एंगुलर मोशन करेगा। अब एक बात और समझिएगा, पहली बात तो डिस्क तो फिक्स किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हर पॉइंट एंगुलर मोशन नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, मान लीजिए ये है, ये बार है, इसको आपने ऐसे रखा और उसको किनारे से पुश किया तो क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। इसका सेंट्रल जो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास, क्या उसका रोटेशनल मोशन है, नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी बॉडी को किसी पॉइंट पर पाइवोट करें या फिक्स करें तभी वो एंगुलर मोशन करें। आप उसको फिक्स ना कीजिए, आप फोर्स लगा दीजिए, लेकिन वो फोर्स अगर आप सेंटर ऑफ मास में नहीं लगाते हैं तो उसमें एंगुलर मोशन होगा। अगर मैं एंगुलर इसके सेंटर ऑफ मास पर यहाँ फोर्स लगा दूँ ना तो ये लीनियर मोशन में चला जाएगा, ठीक है। और मैं अगर सेंटर ऑफ मास से हट करके फोर्स लगाऊंगा तो क्या करेगा, ये एंगुलर मोशन करने लगेगा। चलिए, तो अब यहाँ मैं समझ चाहता हूँ आपको, मान लीजिए यहाँ पर दो पॉइंट हैं, ए पॉइंट चला गया बी तक और ए डैश चला गया बी डैश तक। ये जो रेडियस है इसको मैं कह देता हूँ R2। अब हमारे पास एक रिलेशन है V = R ω, पढ़े हुए हैं सर्कुलर मोशन में हम लोग। अगर इस पाथ की बात की जाए, इस पाथ की, तो वहाँ पर लगाएंगे हम, तो वो होगा V1 = R1 ω। ओमेगा सेम होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तो थीटा वो नहीं चल रहा है ना। अच्छा मान लीजिए ये मार्कर जो था वो ऐसे था, इस मार्कर को इससे लेकर गए, V लीनियर वेलोसिटी, V लीनियर वेलोसिटी, यानी यहाँ से इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ तक गया तो उसको कितना, उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा पर यूनिट टाइम कर दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, तो V क्या है, वो लीनियर वेलोसिटी, यहाँ लिखा हुआ है लीनियर वेलोसिटी, और ये होता है R, ये रेडियस होता है, और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताइए, ए या आप चाहे इस पाथ को फॉलो करें चाहे इस पाथ को फॉलो करें, एंगल तो उतना ही ट्रेवल करेंगे ना। तो जब एंगल उतना ही ट्रेवल करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो चाहे आप ए से बी जाइए, ये किसे है, ए से बी जाइए, चाहे आप क्या करिए R2 ω ए डैश से बी डैश जाइए। देखिए मैंने लिखा है, मैं ए से बी गया तो मुझे V1 R1 ω होगा, और मैं ए डैश से बी डैश यानी यहाँ से यहाँ गया तो मैं कैसे फॉलो करूँगा, V2 R2 ω। अब बोर्ड पर देखिए, समझिएगा एक बार कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, R1 ज़्यादा है या R2 ज़्यादा है, R1 ज़्यादा है, R1 इज़ ग्रेटर देन R2, तो क्या V1 इज़ ग्रेटर देन V2 होगा। देखिए दोनों कंपैरिजन कीजिए, ओमेगा तो कांस्टेंट है, R1 ज़्यादा है तो V1 ज़्यादा होगा। अब आ जाइए इसमें, देखिए मतलब ये है कि जो लंबा रेडियस लेगा उसे स्पीड उसकी उतनी ज़्यादा होगी।
जो इस पाथ को फॉलो करेगा वो धीरे स्पीड से जाएगा, लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी। जो दूर वाले पाथ को फॉलो करेगा उतना ही लंबा वेलोसिटी उसे कर लेना पड़ेगा, मतलब क्योंकि डिस्टेंस उसकी ज़्यादा है ना। तो जब आप क्या करिए, जब आप देखिए जब रनर होता है तो वो क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल करते हैं, है ना। तो जो अंदर जो आदमी दौड़ेगा उसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और जो बाहर वाले ट्रैक पे दौड़ेगा उसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। और अगर उसे सेम टाइम में वहाँ पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस तो ज़्यादा है तो उसको इससे ज़्यादा स्पीड लेके दौड़ना पड़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे कभी भी जब दौड़ होती है, स्टार्ट होती है, ये मान लीजिए, हाँ, तो दोनों क्या करते हैं, तीनों एक पॉइंट पे नहीं होते, बल्कि इसको पीछे खड़ा किया जाता है, इसको थोड़ा सा आगे और इसको थोड़ा सा और आगे, जब सेम स्टार्टिंग लाइन सबकी अलग अलग होती है। अगर यही स्ट्रेट होता तो क्या करते हैं, तीनों के स्टार्टिंग लाइन पॉइंट सेम बनाते, ठीक है। तो एंगुलर यहाँ पर क्या होगा कि लीनियर वेलोसिटी आउटर पेरीफेरी पर जितना ज़्यादा रेडियस पर होगा उतना ही ज़्यादा उसका लीनियर वेलोसिटी होगा वहाँ पर। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसमें एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला जब आप इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, V इज़ ओमेगा क्रॉस R, इसको ऐसे हमेशा लिखा जाएगा, ओमेगा क्रॉस R। अब आपको सवाल पैदा होगा, सर क्रॉस प्रोडक्ट, जब आपने वेक्टर पढ़ा था तो मैंने बताया था जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसका मतलब V इज़ परपेंडिकुलर टू ओमेगा भी होगा और V इज़ परपेंडिकुलर टू R भी होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ क्या आपको V और ओमेगा परपेंडिकुलर दिख रहे होंगे। ओमेगा का डायरेक्शन ये नहीं होता, लोग समझते हैं कि इधर ट्रैवल कर रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन वो है, नहीं 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 नहीं, नहीं। ओमेगा का डायरेक्शन होता है कर्ल रूल से पता चलता है, राइट हैंड कर्ल रूल, ये आपका राइट हैंड हुआ, समझिएगा। अब आप क्या करिए, जो रेडियस है, रेडिएट के डायरेक्शन में हाथ को रखिए और जिधर मोशन हो रहा है उधर कर्ल कीजिए। तो मैंने ये देखिए यहाँ है, मैंने कर्ल किया, ऐसे मोशन हो रहा है, ठीक है, कर्ल किया, अंगूठा कहाँ जा रहा है, इधर बाहर जा रहा है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंगूठा है, थंब है, वो होगा ओमेगा, मतलब ओमेगा ये है, ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, ये बाहर, हाँ, ट्रेवल ऐसे कर रहा है। अब बताओ V और ओमेगा परपेंडिकुलर होंगे। देखो भाई V तो ये हुआ ना, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये तो V हो गया, तो V और ओमेगा दिखेगा नहीं क्योंकि वो तो पॉइंट से दिखेगा, वो ये रहा ओमेगा। तो V और ओमेगा के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। दूसरी बात V और R के बीच में, तो ये रहा टेंजेंट, ये रहा R, इसके बीच में 90 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। एक चीज़ और, अगर आपको ये लिखना ही है V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो ये जो V होगा ना वो टेंजेंट होगा, टेंजेंट होगा, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तभी तो यहाँ पर ओमेगा R साइन थीटा करेंगे, ओमेगा R साइन थीटा करेंगे और साइन थीटा 90 होगा तो 1 हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू R ओमेगा होगा। तो हम कौन सी वेलोसिटी लेते हैं यहाँ पर, टेंजेंशियल वेलोसिटी लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 पॉइंट फिर से मैं आपको बता दूं। वेक्टोरियल फॉर्म में आपको ऐसे लिखना है, V इज इक्वल टू R क्रॉस ओमेगा क्रॉस R। हाँ, आ सकता है MCQ में। दूसरी बात, डायरेक्शन के लिए भी आ सकता है, हाँ, या ये रिलेशन पूछ लिया जाए कि एंगुलर मोशन में कि ये रिलेशन कौन सा उसमें होगा, ठीक है। वो टेंजेंट है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो आइए इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। पहले सबसे पहले इस न्यूमेरिकल करते हैं। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपको उसने इक्वेशन दे दिया 2t स्क्वायर, फाइंड ओमेगा, फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी, और टाइम दिया उसने 2 सेकंड पर, और उसने रेडियस भी दिया हुआ है। मतलब अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है और ये रहा रेडियस r, ये रहा टेंजेंशियल वेलोसिटी vt,
और अगर इसने ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक तो एंगल ट्रैवल किया थीटा। तो आपको पूछ रहा है थीटा की वैल्यू, नहीं सॉरी, थीटा को उसने रिलेशन दिया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टेंजेंशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी पूछ रहा। देखिए हम लोग जानते हैं, एनालॉगी पढ़िए, हम लोग जानते हैं v इज़ टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है ना। dx का मतलब ds, दोनों सेम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहीं पर एनालॉगी लेके आइए, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी होगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है डी टी और थीटा की वैल्यू है 2t²। डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिए बहुत टफ वाला नहीं है। डिफ्रेंशिएशन में देखते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी के रिस्पेक्ट में करना है। उसके अलावा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसको टच नहीं करते। तो उसके अलावा क्या है, 2 है, उसको टच नहीं करेंगे। और फिर जो पावर में होता है उसको आगे ले आते हैं, इंटू 2। टी के पावर क्या था, 2 था, वो आगे आ गया। और फिर पावर में 1 माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा, 2 - 1, 1 बचा, लिखने की ज़रूरत नहीं। यानी आपको ओमेगा आ गया 4t। अब ओमेगा का रिलेशन जो इक्वेशन आ चुका टी के टर्म में, क्या आपको टी दिया हुआ है एट t इज़ टू 2 सेकेंड, यानी एट t इज़ टू 2। तो आप यहाँ रख देते तो आपको थीटा आता, पूछा है उसने ओमेगा। तो मान लीजिए आप 2 यहाँ रख देती, ये हो जाता 4, 4 to 8। जब आप इसको डी थीटा अपॉन करती तो क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएट करती 0 हो जाता, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो उसे कर नहीं सकते। क्या चीज़, नहीं, ये डिफरेंशिएशन में ये नहीं किया जाता। जो मैंने लीनियर मोशन वेलोसिटी पढ़ाया होगा वहाँ पर आप देखिएगा, इसको डिफरेंशिएट किया जाता है तब रखा जाता है ना। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि वो एट इंस्टेंट पूछ रहा है। किस पे पूछ रहा है, एट t इज़ टू 2 सेकेंड, है ना। जैसे आप गए यहाँ से हज़रतगंज, तो कहा भाई हज़रतगंज के पहले वो जो मोड़ है ना चौराहा, वहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या थी, एट मतलब इंस्टेंटेनियस पूछ रहा, इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस। तो t इज़ टू 2 रखना पर ओमेगा कितना आएगा, 4 × 2 8 रेडियन पर सेकेंड। ये एक आंसर हो गया। अब आपको पूछ रहा है वी टी टेंजेंशियल वेलोसिटी, अभी फॉर्मूला था हमारे पास, v इज़ टू आर ओमेगा। आर की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3 और ओमेगा अभी आपने फाइंड किया 8, ये हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरा आंसर हो गया। देखिए ध्यान से, कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। बस ये 2 चीज़ पूछा है, दोनों फाइंड कर लिया हम लोगों ने। तो सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं इसमें, आपके सामने सेकंड न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है इसमें, ओमेगा की इक्वेशन गिवन है, ओमेगा यहाँ पर गिवन है t² + 4, ये इक्वेशन गिवन है। और फिर कह रहा है फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब देखो उल्टा पूछ रहा, उसमें थीटा गिवन था, ओमेगा पूछ रहा था, यहाँ पर ओमेगा गिवन है, आपको थीटा पूछ रहा। एट t इज़ टू 2 सेकेंड, यानी थीटा किस पे लाना है, t इज़ टू 2 सेकेंड पर। और साथ ही साथ एक कंडीशन और दिया, जब t इज़ टू 0 था तब थीटा कितना था, 0, यानी t इज़ टू 0 पर थीटा कितना था, 0। और t इज़ टू 2 सेकेंड पर आपको थीटा कैलकुलेट करना है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। t इज़ टू 0 पर थीटा 0 था, t इज़ टू 2 पर आपको थीटा कैलकुलेट करना है। फिर आगे एक दूसरा न्यूमेरिकल है, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड इन 2 सेकेंड, वो दूसरा पार्ट है, उसको करेंगे भी। अब देखिए आपको क्या करना है ना, एक बात समझिएगा, जब हमारे पास s दिया रहता था x, तो हम क्या करते थे, v निकालते थे dx/dt करके। और अगर आपको v दिया रहता था तो हम क्या करते थे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, v dt और dx, फिर इंटीग्रेट करते थे। वहाँ पर यहाँ पर भी वही करेंगे, कैसे समझ जाएगा। यहाँ पर है जो ओमेगा है,
ओमेगा इज इक्वल टू है डी थीटा अपॉन डी टी। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बस लिख दिया। ध्यान समझिए, बोर्ड पर देखिए, समझिए, बाद में नोट कीजिएगा। अब क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू रखेंगे। पहली बात तो जो डी थीटा है, थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, एक बार थीटा की एक कंडीशन, एक बार थीटा की एक कंडीशन। तो एक बार मैं थीटा 1 लिख देता हूँ, एक बार थीटा 2 लिख देता हूँ, यही वाली कंडीशन ले लेंगे। और साथ ही साथ इंटीग्रेट करेंगे, ओमेगा की जगह रख देंगे टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी टी। अच्छा, टी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, एक बार 0 और एक बार 2, तो यहाँ पर आप लिख दो 0 से 2, 0 से 2। चलिए फिर आगे इसी में सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, डी थीटा बन जाएगा थीटा, और लिमिट हमने रख दिया, एक बार नीचे थीटा 1, यहाँ पर थीटा 2। इसको यहाँ नहीं करते, इधर करते हैं, थोड़ा सा साफ आपको दिखेगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन गया हमारे पास थीटा, थीटा 1, थीटा 2, लिमिट रख दिया। यहाँ देखिए इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। डिफरेंशिएशन में जो पावर होता है ना वो आगे आ जाता है, इंटीग्रेशन में जो पावर होता है वो नीचे चला जाता है। इंटीग्रेशन पावर नीचे चला जाएगा, लेकिन नीचे अपने आप ऐसे नहीं जाएगा, बल्कि एक ऐड करके जाएगा। तो यानी यहाँ पर जब इंटीग्रेशन हुआ टी स्क्वायर का, तो पावर कितना था 2, एक ऐड करो तो कितना हो गया 3 हो गया, और पावर में ऊपर भी एक ऐड कर दो तो ये हो जाएगा टी क्यूब। ये था 0 से 2, समझ में आया। डिफरेंशिएशन में पावर में एक माइनस करते हैं, यहाँ पावर में एक जोड़ देते हैं, पावर में एक ऐड कर दिया, वहाँ पावर को जो था उसको सीधे ऐसे ही आगे ले आते हैं। इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड करके नीचे ले जाते हैं, नीचे ले गए। यहाँ है 4, देखो 4 का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं ना वो 0 हो जाता, और इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा t, तो यह आ जाएगा प्लस 4t, लिमिट वही 0 से 2। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे हम, एक बार इसकी वैल्यू थीटा 2, एक बार वैल्यू थीटा 1, ये लिमिट रखा जाता है, एक बार ऊपर वैल्यू रखी जाती है, फिर उसके बाद नीचे वैल्यू। तो ऊपर वैल्यू t रखेंगे, यहाँ पर t की जगह 2, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 3/3, माइनस एक बार वैल्यू रखेंगे 0 के पावर 3/3, ये हो गया। ऐसे ही प्लस 4 बाहर ही है, एक बार t की जगह 2, एक बार t की जगह 0। अब देखो एक बात बताओ, ये थीटा 1 कितना था पहली कंडीशन में, जब 0 था तो थीटा 1 0, और दूसरी बार हमें थीटा 2 तो पता करना था, तो वो थीटा है, तो यहाँ रख दिया सिर्फ सीधे सीधे थीटा। यहाँ 8 है, 8/3 आएगा, यहाँ कितना आएगा +8, सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 8 और ये आ जाएगा 24, यानी 32/3। तो थीटा हमारे पास आ गया 32/3 रेडियन, ये आंसर हुआ। चलो साथ ही साथ दूसरा पार्ट भी समझ लो, बहुत आसान है ये। कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड इन 2 सेकेंड। देखो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या है वो समझना। ये रहा एक सर्कुलर पाथ, आप यहाँ थे, ये सेंटर है, आपने ट्रैवल स्टार्ट किया यहाँ से, चलते 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 यहाँ पहुँच गए। कितना एंगल ट्रैवल किया, पाई, रेडियन में पाई। फिर यहाँ से चले, फिर यहाँ पहुँच गए, कितना एंगल ट्रैवल किया, फिर पाई, तो पाई पाई 2 पाई, मतलब एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल ट्रैवल हो रहा है 360, या रेडियन में कहो तो 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन में एंगल कितना उसने रिवोल्यूशन किया, 1 रिवोल्यूशन। जब 2 पाई रेडियन चलता है तो कितना रिवोल्यूशन होता है, 1 रिवोल्यूशन। 1 रेडियन चलेगा तो ये चलेगा 1/2 पाई रिवोल्यूशन। कितना रेडियन, 1 रेडियन पे आ गया। अगर एक से ज़्यादा निकालना तो क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। इसने रेडियन तो दिया नहीं, इसने कहा ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड इन 2 सेकेंड।
तो एक बात बताओ, 2 सेकंड में उसने कितना रेडियन ट्रेवल किया, आपको पता है? पता है, यही तो फाइंड किया था। 2 सेकंड तो पूछा था, देखो यहाँ 2 सेकंड है, 2 सेकंड में कितना रेडियन ट्रेवल किया वो तो पता चल चुका है। अगर यहाँ 2 सेकंड ना होता, 3 सेकंड होता, तो मुझे पता करना पड़ता। तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे ये लगा दूंगा, 32/3 रेडियन में वो कितना ट्रेवल करेगा, 1/2 पाई इंटू 32/3, यानी ये आ जाएगा 16